नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल आपको संस्कृत भाषा में वर्णमाला टॉपिक पढ़ने के लिए दिया था कि आप पढ़ लेना, आपका संडे को टेस्ट रहेगा। तो दोस्तों 20 या 25 प्रश्न हैं ये, आप इनके जवाब देने की कोशिश करना। रीड के लेवल के प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण विधियों के भी प्रश्न है 5-4 और बाकी वर्ण के ही प्रश्न रहेंगे और 2-4 प्रश्न दोस्तों लकार के भी उठाए गए हैं। तो आप इनके उत्तर देने की कोशिश करना और लास्ट में मुझे ये बताना आपके कितने सही हुए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों रहेगा संधि का, और संधि का टेस्ट रहेगा अगले संडे को। आज संडे है, अगले संडे को 6 दिन में आप संधि का टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी आप लकार भी पढ़ना, रूप भी पढ़ना, कोई सा भी लकार कोई सा भी रूप का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न है, नमेयम रूप है लोट लकार, लरिट लकार, विधिलिंग लकार, लट लकार। तो नमेयम जहाँ पर ए मिले, क्या मिले, ए मिले, तो वहाँ पर कौन सा लकार होता है, विधिलिंग लकार। जहाँ पर ए मिले वहाँ पर क्या होता है, लंग लकार। और जहाँ पर आधा से मिले वहाँ पर कौन सा होता है, लरिट लकार यानी भविष्य काल। तो ये तो होगी इनकी पहचान। और इसके अलावा एक पहचान और बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। 2 ऐसे लकार हैं जिनमें समकोण पर विसर्ग आते हैं, एक लकार ऐसा है जिसमें विसर्ग आता ही नहीं। तो समकोण पर विसर्ग आते हैं वो है लरिट लकार और लट लकार। इन पे समकोण पे विसर्ग आएंगे तो विसर्ग की टेंशन छोड़ दो। लोट लकार है उसमें विसर्ग लगता ही नहीं। अब रहा आपका लंग लकार और विधिलिंग लकार। तो लंग लकार में 1 विसर्ग और विधिलिंग लकार में 2 विसर्ग लगते हैं। जो लंग लकार है उसमें मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग लगता है, बाकी कोई में विसर्ग नहीं लगता। विधिलिंग लकार है उसमें प्रथम पुरुष बहुवचन में लगता है और मध्यम पुरुष एक वचन में लगता है और कहीं विसर्ग नहीं लगता। तो विसर्ग भी आपके ज़्यादा आड़े नहीं आएंगे। तो ये एक बार आप लिखने की कोशिश करना या देखने की कोशिश करना, लकार में कुछ नहीं है। एक प्रश्न और पूछता हूँ आपसे, लकार संस्कृत में कितने होते हैं, 5, 10, 6 या 8? तो संस्कृत भाषा में लकार होते हैं 10। कितने, 10। काम में लेते हैं 5 और अपने 5 ही आएंगे काम में लेने वाले। वैसे पूछ ले लकार कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। नेक्स्ट है, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है एनमत, एनमत, एनमन, एनमम। इनमें दोस्तों हलंत का भी आप ध्यान रखना थोड़ा। तो देखिए, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो देखिए दोस्तों, एनमत, एनम ताम, एनमन, एनम, एनम तम, एनमत, एनमम, एनमाओ, एनमाम। तो क्या हो जाएगा, एनमत। क्या हो जाएगा, एनमत। नेक्स्ट है, लरिट लकार का रूप है नमतात, नमत, नमस्त, नयसत, नमेव। तो इसका क्या हो जाएगा, लरिट लकार का रूप है जहां आधा से मिले, आधा से मिले। वहां पर मैंने आपको लरिट लकार बताया था। तो किसी में भी आधा से है क्या, एक को छोड़कर। तो इसका क्या हो जाएगा, नश्यत। नेक्स्ट है, दंतोष्टम उच्चारण स्थान है एकार का, ओकार का, वैकार का, अनुस्वार का। तो वैवकारस्य दंतोष्टम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैवकार, वैवकारस्य दंतोष्टम। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी में इत संज्ञा विधायक सूत्र है 5, 1, 6 या 9। तो ये प्रश्न मैंने दोस्तों उठाया है साफल्यम की पुस्तक से। बाकी और भी जगह दिया मिलेगा, पर मेरे पास वो पुस्तक थी उससे मैंने उठाया था ये। तो अष्टाध्यायी में इत संज्ञा विधायक सूत्र है 6। कितने हैं, 6, षष्ठ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लोप संज्ञा विधायक सूत्र हैं तस्य लोप, स्योगा तस्य लोप, ऐदृशनम लोप, लोप शाकलस्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐदृशनम लोप। सीधा सीधा है दोस्तों, ऐदृशनम लोप। एक होता है इत संज्ञक लोप, एक होता है ऐदृशनम लोप। दोस्तों जो अपने माहेश्वर सूत्र हैं उनके अंदर अभी आगे जिक्र करूंगा मैं, आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, शैवर्ण संज्ञा के लिए आवश्यक है उच्चारण स्थान, आभ्यंतर यतन, अभय दोनों या बाह्य यतन। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा, अभय दोनों, यानी जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यतन एक हो वो शैवर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शैवर्ण।
नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है सवर्ण संज्ञा, लोप संज्ञा, इत संज्ञा या प्रत्याहार संज्ञा। तो माहेश्वर सूत्र के जो अंतिम वर्ण होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होती है, अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। क्या होती है? इत संज्ञा। और इत संज्ञक वर्ण है वो प्रत्याहार निर्माण में काम में आते हैं, माहेश्वर सूत्रों में उनको नहीं गिना जाता। अब प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या 15 है, याद रखना। कितनी? 15। नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्र में किस वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन है ए वर्ण का, है वर्ण का, ग वर्ण का, कै वर्ण का। तो देखिए माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर तो उत्तर हो जाएगा है वर्ण का। क्या? है वर्ण का। ऐसी दोस्तों एक और है अण्य वर्ण। कौन सा? अण्य वर्ण। अब ये दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या करोगे? तो चलिए इसका भी इलाज बता देता हूं आपको। प्रश्न ऐसे पूछ ले कि सामान्यतः 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है? तो है वर्ण है। कौन सा? है वर्ण। और ऐसे पूछ ले कि अंत में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है? तो अण्य वर्ण है। ऐ उण री लरिक एवं अयोच हय वरट लण, यानी अण प्रत्यय में और लण प्रत्यय में अण्य 2 बार प्रयोग हो रहा है। और ये इत संज्ञक और होता है, ये भी ध्यान रखना। क्या होता है? इत संज्ञक होता है वो 2 बार प्रयोग होता है, लेकिन सामान्य तो 2 बार प्रयोग होता है। और है में ये नहीं आता, आपका इत संज्ञक वाला नहीं आता। ठीक है, तो ये थोड़ी इनकी पहचान है, आप ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सूत्र अशुद्ध लिखा हुआ है? ये वरट सर यम अण गन में हल। तो सिंपल सा है दोस्तों। आई उण री लरिक अयोंग अयोच हय वरट लण यम गणनम जबांग जब गढ़ 10 कप चट तो कपय सर हल। तो इसमें ये गलत है, यम गणनम। इसमें क्या आएगा? यम, पहले ये आएगा फिर ये आएगा न में, यम गणनम। और यहाँ पर दोस्तों ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नासिक वर्ण में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो कितनी होती है? 6। अब यहाँ पर आप ये मत सोच लेना कि मैंने माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग बोला है, नहीं, मैं से यहाँ बोल कर गया हूँ नासिक्य वर्णों में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अंतिम पांचवा अक्षर गिनना है। तो 5 5 5 5 1 2 3 4 5। तो कितने हुए? 5 होंगे। ये मैं 2 बार गिन दिया मैंने। ठीक है, यम गणन। ठीक है, तो ये 5 होगी। नेक्स्ट है इत संज्ञा विधायक वार्तिक कितने हैं? 6, 1, 2 या 3। तो इत संज्ञा विधायक वार्तिक कितने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है री या लरी वर्णों की संज्ञा होने पर इनके भेद कितने होते हैं? तो देखिए 12, 6, 30 या 22। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30। कितने? 30। अब दोस्तों यदि किसी को मात्राओं का ज्ञान है तो वो ये प्रश्न सही कर देगा। मात्राओं का ज्ञान कैसे? जैसे मात्राएं 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व, प्लुत, दीर्घ। जो मूल स्वर हैं दोस्तों उसमें लरी को छोड़ करके बाकी की तीनों मात्राएं होती है, ह्रस्व, प्लुत और दीर्घ। इसी के आधार पर पाणिनि ने स्वरों की संख्या 21 या 22 बताई थी ना। तो इसी तरह जो ए वर्ण होता है उसकी कितनी होती है? 18 मात्राएं होती है। ई की भी 18, ऊ की भी 18। ठीक है, इनकी कितनी होती है? 18 है। और री की भी कितनी होती है? 18 होती है। और लरी है दोस्तों, इसमें दीर्घ का भाव पाया जाता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन से में दीर्घ का भाव पाया जाता है? तो लरी में। तो लरी की मात्रा कितनी होती है? 12। ठीक है, यानी उदांत, अनुदांत, स्वरित या ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, किसी भी रूप में लो चाहे अपन। तो स्वरों के 3 भेद आपको पता ही है, उदांत, अनुदांत, स्वरित होते हैं। और मात्राओं के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और जो उदांत, अनुदांत, स्वरित है इनमें ह्रस्व के 6, दीर्घ के 6, प्लुत के 6। तो 6 6 6 6 मिला करके वो ए ई उ री के अपन ने 18 किए थे। और लरी है उसमें दीर्घ का भाव है तो 12, री के भी 18 पाए जाते हैं। ठीक है, और लरी
अब यहाँ पर क्या पूछा है, री और री इन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होने पर कितने भेद होंगे, तो री के तो 18 है और री है इसमें दीर्घ का अभाव पाया जाता है तो 12 ये जोड़ दिए, टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। मैंने दोस्तों मेरी तरफ से समझाने की कोशिश की, यदि समझ में नहीं आया तो इसको एक बार अपने नोट्स में देख लेना, समझ में आ जाएगा। ए ओ ऐ ओ होते हैं, उनके 12-12 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस वर्ण में दीर्घ का अभाव होता है, री, लरी, ए या ई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, री। नेक्स्ट है, शप में इत संज्ञा करने के बाद क्या शेष रहता है, श, अप, ए, पे, तो सप में इत संज्ञा करने के बाद क्या शेष रहता है, तो ए शेष रहता है दोस्तों। सप में इत संज्ञा करने के बाद क्या शेष रहेगा, ए। ये सप, ये दोस्तों आपको किसी टीचर ने यदि नोट्स लिखवाए तो लिखवाए होंगे। ये कुछ सूत्र होते हैं, जैसे राम रूम का रूप राप अपन याद करते हैं या माहेश्वर सूत्र वगैरह है, उनमें ये दोस्तों नियम चलते हैं संस्कृत में, बाकी इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। वेदों का मुख किसे कहा जाता है, छंद, निरुक्त, व्याकरण या ज्योतिष, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेदों का मुख कहा जाता है व्याकरण को। किसको, व्याकरण को। आपके लिए प्रश्न है कमेंट बॉक्स का, वेदों का पैर किसे कहा जाता है, वेदों का पैर किसे कहा जाता है। यदि कोई छौ के छौ ये सब के सब लिख दे तो बहुत अच्छी बात है। कान किसे कहते हैं, आंख किसे कहते हैं, मुख किसे कहते हैं, पैर किसे कहते हैं, सब कोई लिख पाता है तो लिखने की कोशिश करना। अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं, तो दोस्तों अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि ने, और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की तो अष्टाध्यायी में अध्याय हैं 8, कितने, 8, और प्रत्येक अध्याय में दोस्तों कितने पाद हैं, 4 पाद हैं, और 4 × 8 कुल पाद कितने हैं, 32। और पाणिनि है दोस्तों, ये सालातुर ग्राम पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था पाणिनि का। और पाणिनि के बारे में यदि बात करें तो भगवान शिव की डमरू की आवाज़ से सबसे पहले दोस्तों पाणिनि ने ही 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की थी। और पाणिनि है ये माहेश्वरी परंपरा से संबंधित है, और व्याकरण की 2 परंपराएं हैं, बृहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा, ये कभी बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रथम व्याकरण माना जाता है इंद्र को, यम को, रुद्र को या वायु को। तो दोस्तों जो अभी ऊपर चर्चा कर रहा था मैं, माहेश्वरी परंपरा और बृहस्पति परंपरा, जो बृहस्पति परंपरा है उसमें जो ब्रह्मा जी है इन्होंने अपना ज्ञान है व्याकरण का ज्ञान, वो ब्रह्मा जी ने अपना ज्ञान बृहस्पति को दिया था। किसको दिया था, बृहस्पति को। बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने बाकी सब देवताओं को दिया। तो यहाँ पर जो बृहस्पति है दोस्तों उनको तो प्रचारक माना जाता है, क्या, प्रचारक या प्रवक्ता भी बोल सकते हैं। तो ऐसे आ जाए किसको प्रवक्ता या प्रचारक बोला जाता है बृहस्पति परंपरा के अनुसार, तो बृहस्पति जो बृहस्पति है उसको बोला जाता है दोस्तों प्रचारक, किसको, बृहस्पति को। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और दोस्तों ऐसे पूछ ले कि प्रथम व्याकरण किसे माना जाता है, प्रथम व्याकरण, तो प्रथम व्याकरण माना जाता है इंद्र को। किसको, इंद्र को, क्योंकि इंद्र ने बाकी सब देवताओं को ज्ञान करवाया था व्याकरण का। और दोस्तों जो बृहस्पति परंपरा है ये क्लिष्ट है, कठिन है, रट्टा मारना पड़ता था इसमें, तो इसको कातंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कातंत्र। और जो माहेश्वरी परंपरा है दोस्तों वो नियमों पर आधारित है। जो पाणिनीय परंपरा है उसमें माहेश्वर सूत्र है 14 प्रकार के, तो वो मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है माहेश्वरी परंपरा। नेक्स्ट है व्याकरण में, व्याकरण के त्रिमुनि नहीं है, केयट, पाणिनि, वररुचि या पतंजलि। तो दोस्तों सीधी सी बात है, केयट नहीं है और पाणिनि, वररुचि, पतंजलि हैं। और दोस्तों पाणिनि है, इन्होंने क्या लिखा था, अष्टाध्यायी, और वररुचि को अन्य नाम से कात्यायनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कात्यायनी। कात्यायनी ने दोस्तों लिखित थे वार्तिक। वार्तिक होते हैं दोस्तों छोटे छोटे सूत्र लिखना। अष्टाध्यायी लिखी ना पाणिनि ने, तो अष्टाध्यायी दोस्तों समझ में नहीं आ रही थी, तो इन्होंने क्या किया, वार्तिक लिखे छोटे छोटे। जैसे अल का मतलब क्या होता है, अच का मतलब क्या होता है, अर का मतलब क्या होता है, इस तरह से दोस्तों इन्होंने क्या लिखे, वार्तिक लिखे छोटे छोटे सूत्र। और पतंजलि थे, इन्होंने क्या लिखी, महाभाष्य लिखी। महाभाष्य का मतलब यूँ मान लीजिए दोस्तों टीका लिखी। यानी पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो बहुत बड़ी है दोस्तों, मतलब बड़ी तो क्या है, ऐसे अपने लिए तो बड़ी है। तो इन्होंने, पतंजलि ने क्या किया, उसके ऊपर टीका लिख दी, यानी उसमें काम काम की चीज़ थी वो लिख दी, यानी महाभाष्य लिख दिया। तो
इन तीनों मुनियों में श्रेष्ठ माना जाता है पाणिनि को, क्योंकि इन्होंने दोस्तों इन तीनों मुनियों के अंदर श्रेष्ठ माना जाता है पतंजलि को, क्योंकि इन्होंने दोस्तों महाभाष्य लिख करके पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई थी उसको आधुनिक रूप प्रदान किया, तो इसको श्रेष्ठ माना जाता है किसको? पतंजलि को। ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है वार्तिकों के रचयिता कौन है? पाणिनि, भट्टोजी दीक्षित, पतंजलि या कात्यायनी? तो दोस्तों अभी मैं आपको बता कर गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा कात्यायनी। क्या हो जाएगा? कात्यायनी। कात्यायनी को अन्य नाम क्या कहते हैं? वररुचि। नेक्स्ट है पतंजलि की कृति का नाम क्या है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, वार्तिक या प्रोडनोर्मा? तो क्या हो जाएगा? पतंजलि की कृति का नाम बताना है। तो अष्टाध्यायी है दोस्तों पतंजलि की कृति। नेक्स्ट है विषय केंद्रित उपागम। अब दोस्तों शिक्षण विधियों के प्रश्न है। विषय केंद्रित उपागमे अधिगमानुभवा संबंधा भवति, यानी विषय केंद्रित उपागम है उसका अधिगम के किस क्षेत्र से संबंध है? छात्र रुचि भी, पाठ्यक्रमेण, अध्यापक विषय दक्षता, शैक्षिक प्रविधानाम? तो दोस्तों विषय केंद्रित उपागम है उसका सीधा सा संबंध होता है विषय से, यानी पाठ्य पुस्तक से। तो क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रमेण। नेक्स्ट है स्वर्ण कौशल संबंधित, यानी स्वर्ण कौशल का संबंध इनमें से किससे है? तो देखिए स्वर्ण कौशल संबंध गतिविधि मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम, यानी स्वर्ण कौशल से संबंधित मूल्यांकन की गतिविधि कौन सी आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों ये आपके सामने है, मुझे इतनी संस्कृत पढ़नी आती नहीं है, तो देख लीजिए आप। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रुत सामग्री अधिकृत्य विविध प्रकाराणाम प्रश्न। मेरे तो दोस्तों ये संस्कृत के जो शिक्षण विधियों के प्रश्न है ना, वो बस प्रश्न देख लिया, उत्तर देख लिया, अपने आप से ही हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो ये स्वर्ण है, श्रुत है, तो बाकी तो हो ही नहीं सकता, बस सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखिए भाषा शिक्षण से कै विधि छात्रान तथा भाषाया परम्परम अतः क्रियार्थम प्रेरती? तो दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक विधि, अनौपचारिक विधि। तो सिंपल सा है दोस्तों, यानी कौन सी भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है वो छात्रों तथा भाषा में परस्पर अंतःक्रिया करती है। तो छात्रों और भाषा के ऊपर इनके छात्रों और भाषा के मध्य परस्पर अंतःक्रिया कौन करवाती है? व्याकरण विधि करवाती है? नहीं करवाती। अनुवाद विधि करवाती है? नहीं करवाती। औपचारिक विधि करवाती है? नहीं करवाती। एक दूसरे से बात करेंगे तभी तो होगा, तो संप्रेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है आंकलनस्य निक्ष अस्ति मूल्यांकन संबंध निर्देशा प्रश्नानुगुणा अंग वितरणम छात्र दक्षता ज्ञानम मूल्यांकन उपकरणानि। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मूल्यांकन संबंध निर्देशा। ये आंकलन का दोस्तों संबंध है मूल्यांकन संबंध निर्देशा से। तो ये थे दोस्तों 24 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना, और अपने चैनल को दोस्तों शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना। ये दोस्तों PDF है, ये मैं डालूंगा रात को 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। उससे पहले नहीं डालूंगा, क्योंकि उससे पहले आप हल करके बैठ जाओगे तो वीडियो कौन देखेगा। तो ये डालूंगा दोस्तों मैं रात को 11 बजे, और अभी वीडियो आपको मिल जाएगा। ये अगला पेपर होगा दोस्तों संधि का अगले संडे को, ठीक है।